राजदीप सरदेसाई के कॉलम से महाराष्ट्र में पावर प्ले अब एक रोमांचक मोड़ पर। वर्ष 1978 में जब शरद पवार पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, तब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस के पायलट हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक थे और राहुल गांधी अभी जूनियर स्कूल में ही थे। ये सब ये साबित करने के लिए नहीं बताया जा रहा है कि पवार कितने उम्रदराज हैं, बल्कि इसका मकसद ये जताना है कि 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके पवार राजनीति के कितने टिकाऊ खिलाड़ी हैं। वो राजनीति की दुनिया में अपना मुकाम कायम रखना जानते हैं और उनमें हमेशा मुंबई या दिल्ली की सत्ता के इर्द गिर्द बने रहने की अद्भुत क्षमता है। लेकिन सवाल है कि क्या उनमें एक और लड़ाई लड़ने का दमखम शेष रह गया है। एक महत्वाकांक्षी भतीजे यानी अजित पवार, जिनका जमीनी स्तर के संगठन से मजबूत संपर्क है, और एक अंग्रेजीदा शहरी बेटी यानी सुप्रिया सुले के बीच वर्चस्व का टकराव परिवार केंद्रित राजनीतिक दलों के लिए इस तरह के कथानक नए नहीं है। हालांकि सूझबूझ भरे शरद पवार ने पहले ही दोनों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया था, और जहां अजित को पश्चिमी महाराष्ट्र में पवार कुनबे के गढ़ की कमान सौंपी गई थी, वहीं सुप्रिया को दिल्ली में पार्टी का संसदीय चेहरा बनाया गया था। लेकिन शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी। अजित पवार 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो शरद पवार की छत्रछाया से बाहर निकलने के लिए बेचैन थे। अजित की बगावत उनकी स्वायत्तता की घोषणा है, लेकिन महाराष्ट्र में होने वाली सार्वजनिक सभाओं में उन्हें आज भी अपने चाचा की आदमकद तस्वीरें प्रदर्शित करनी पड़ती हैं, जो ये बताता है कि जनता में उनकी लोकप्रियता अभी तक सीमित है। लेकिन आज एनसीपी के सामने जो संकट मुंह बाए खड़ा है, उसके सामने पारिवारिक खटपट तो बहुत छोटी चीज है। शिवसेना में ठाकरे परिजनों के बीच खुली कश्मकश चलती आई है। वैसी कटुता कम से कम पवार परिवार में तो सार्वजनिक रूप से अब तक दिखलाई नहीं दी है। वास्तव में शरद पवार की वाणिज्यिक रुचियां महाराष्ट्र के समृद्ध सहकारी समूहों और उसके रियल एस्टेट सेक्टर में है, जिसका ये मतलब है कि पवार परिवार केवल एक राजनीतिक वंश ही नहीं, बल्कि एक संयुक्त परिवार का व्यापारिक उद्यम भी है। इसके बावजूद दरारें क्यों आई? वास्तव में महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कई वर्षों से ये सवाल पूछा जा रहा है कि शरद पवार के बाद कौन? महाविकास अघाड़ी सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद ये खुसफुसाहटें और तेज हो गईं। अपने सुदीर्घ राजनीतिक करियर में पवार के लिए ये केवल दूसरा ऐसा अवसर था जब उनके सामने राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर लंबे समय तक विपक्ष में होने की स्थिति निर्मित हो गई थी। इससे पहले ऐसा केवल 1980 के दशक में हुआ था, जब पवार ने महाराष्ट्र में कांग्रेस विरोधी मोर्चा खोला हुआ था। लेकिन 1986 में उन्होंने घर वापसी कर ली थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले से अधिक जटिल हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए महाराष्ट्र हमेशा ही एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है, केवल इसलिए नहीं कि वो देश का कमर्शियल हब है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो लोकसभा में 48 सांसद भेजता है, जो कि यूपी के बाद सबसे अधिक हैं। वर्ष 2019 में जब शरद पवार सरकार निर्माण पर संवाद के दौरान आखिरी समय में भाजपा से दूर हो गए, तो मोदी और शाह को लगा जैसे उनके साथ विश्वासघात हुआ है। मोदी के पवार से मधुर संबंध है। उन्होंने अनेक बार सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की है और 2017 में उन्हें पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। गौतम अडानी दोनों के ही साझा मित्र हैं। मोदी के कहने पर ही भाजपा ने बीते दशक में 3 मर्तबा एनसीपी के साथ गठबंधन बनाने की कोशिशें की हैं, जो नाकाम रही। दूसरी तरफ अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार से कोई विशेष लगाव नहीं है। वास्तव में शाह फडणवीस की जोड़ी के मन में 2019 में भाजपा शिवसेना सरकार को मिले जनादेश में खलल डालने को लेकर पवार के प्रति खुन्नस भी है। पिछले साल उद्धव ठाकरे से हिसाब चुकता करने के बाद अब वो ठीक उसी शैली में एनसीपी नेतृत्व को भी तोड़ना चाहते थे। दोनों ही मामलों की प्लेबुक समान है। बागियों की खोज करो, उनसे सौदा करो, उन्हें मंत्री पदों का लोभ दो और जरूरत पड़ने पर ईडी का डर दिखाओ। वैसे भी अजित पवार पर हाल के समय में करोड़ों के सिंचाई और सहकारी घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में आई टूट ने इस राज्य की राजनीतिक धुरी को हिला दिया है। भाजपा महाराष्ट्र में अभी तक अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई थी। चुनावों से पहले महाराष्ट्र में उसकी सक्रियता बहुत कुछ बताती है।